जय भारत, विजय भारत बच्चों। अब तक हमने अपने 9 लेक्चर्स में नाउन पढ़ लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब उससे रिलेटेड कुछ स्पॉटिंग एरर्स देखते हैं अपने लेक्चर 10 में। ठीक है भाई लोगों, तो अब यहाँ कुछ स्पॉटिंग एरर्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, जो कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे सवाल आएगा वो अब हम यहाँ देखेंगे। तो नाउन चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है, स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ लिया है। तो अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कंपटीशन में पूछे जाती हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे। उस तरीके के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसकी स्टडी करेंगे। अभी तो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व्ड समझा रहा हूँ। लास्ट वाली स्लाइड में जो है वो अनसॉल्व्ड है कुछ स्पॉटिंग एरर्स, जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करने हैं, लिखने हैं उसमें। अगर कोई एरर होगी, मुझे लगेगा कि आपने कुछ गलत कर दिया है, तो मैं वहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज आप भी अपनी तरफ से सॉल्व करके उनको देख सकते हैं और अपना वर्थ नाप सकते हैं कि आपको नाउन कितना समझ में आया। ठीक है, फिर भी मैंने नाउन इस चैप्टर में लगभग सभी टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ स्पॉटिंग एरर्स देखते हैं। ठीक है, जिससे हम फैमिलियर हों कि कैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो पहला है, द इश्यूज आर नॉट रिलेटेड टू द मैन हु हैज मोर देन 2 इश्यूज फ्रॉम हिज वाइफ और बिलव्ड। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 3 में इश्यूज लिखा हुआ है। तो पार्ट 1 वाला जो इश्यूज है उसका अर्थ है मुद्दे। ठीक है, और पार्ट 3 वाला जो इशू है उसका मतलब है बच्चे। तो बच्चे के रूप में इश्यूज प्लूरल नहीं आता। मुद्दा और मुद्दे के रूप में तो इशू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। जैसे इशू, मुद्दा, इश्यूज, मुद्दे। जैसे इट इज नॉट अ बिग इशू, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो यहां पर इशू क्या है? मुद्दा, तो सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, ठीक है, आई फेस्ड मैनी इश्यूज। ठीक है, मैंने जो है कई सारे मुद्दों से मेरा आमना सामना हुआ। ठीक है, तो वहां पर मैनी इश्यूज आ रहा है तो कई सारे मुद्दे हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों के रूप में इश्यूज सिर्फ इशू ही रहता है। इशू का मतलब ही बच्चे होती है, उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इशू का मतलब ही चिल्ड्रन है, यानी कि बच्चे हैं प्लूरल फॉर्म में। तो थर्ड पार्ट में एरर है, जिसमें आपको इश्यूज की जगह इशू लिखना होगा। ठीक है, अब हम दूसरे पर चलते हैं। मैनी पीपल ऑफ साउथ एशिया हैव अपोज्ड द स्टैंड ऑफ अमेरिका इम्पोज्ड ऑन इराक। तो यहाँ प्यूपिल, प्यूपिल का मतलब लोग होता है और प्यूपिल्स का मतलब नेशंस, राष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर साउथ एशिया के कंट्रीज की बात की गई है, तो कंट्रीज के लिए हमें प्यूपिल नहीं प्यूपिल्स लिखना होगा। ठीक है, तो पहले वाले में एरर है, आपको इसमें प्यूपिल की जगह प्यूपिल्स लिखना होगा। तीसरा देखते हैं, इंडिया टुडे स्टैंड्स एट द क्रूशियल क्रॉस रोड विद इट्स ऑनेस्टी एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो सेकंड पार्ट में एरर है, एट द क्रूशियल क्रॉस रोड। तो क्रूशियल क्रॉस रोड में जो क्रॉस रोड है वो सिंगुलर लिखा हुआ है, जबकि वो प्लूरल आएगा। ठीक है, क्योंकि एट द क्रूशियल क्रॉस रोड या एट द क्रॉस रोड्स जो है वो एक, एट द क्रॉस रोड जो है वो एक ईडियम है। ठीक है भाई लोगों, तो वहां पर उसका अर्थ होता है कठिन मोड़, मोड़ पर। तो क्रॉस रोड की जगह क्रॉस रोड्स आएगा। ठीक है, एट द क्रूशियल क्रॉस रोड, क्रॉस रोड्स लिखें या क्रॉस क्रूशियल हटा के एट द क्रॉस रोड्स लिखें, उसका मतलब ही कठिन मोड़ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस रोड की जगह क्रॉस रोड्स आएगा, तो क्रॉस रोड को यहाँ पे प्लूरल बनाना होगा। तो तीसरे क्वेश्चन के दूसरे भाग में एरर है, इसे याद रखिएगा। वी वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज इंटेलिजेंट एंड मैनर्स टुवर्ड्स हिज नेबर्स। तो भाई लोगों, चौथे के दूसरे पार्ट में एरर है, यहाँ इंटेलिजेंट की जगह इंटेलिजेंस आएगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, एडजेक्टिव नहीं। हिज जो है यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है और इंटेलिजेंट जो है वो भी एडजेक्टिव है। एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता, इसलिए एक एडजेक्टिव के बाद नाउन की जरूरत पड़ती है। तो हिज के बाद जो इंटेलिजेंट है उस जगह पर हमें एक नाउन पुट करना होगा। तो इंटेलिजेंट से डिराइव्ड करके हम बनाएं तो इंटेलिजेंस नाउन निकल कर आता है। तो हिज के बाद इंटेलिजेंट की जगह इंटेलिजेंस का यूज होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस नाउन है और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। तो इसलिए यहां पर
हिज के बाद इंटेलिजेंस आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको चारों समझ में आ गए होंगे। पांचवा देखते हैं, इफ यू कंसंट्रेट ऑन दीज पॉइंट्स यू विल रिक्लेम मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इजिली। ठीक है, तो याद रखिए एनी ऑफ, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, इन सभी के बाद अगर काउंटेबल नाउन आते हैं, मैं यहां पर काउंटेबल नाउन को कंसीडर करके रख रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ फ्रेज ऐसे भी हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ काउंटेबल नाउन को ही कंसीडर करके चल रहा हूं, इसलिए मैंने इन सभी को एक साथ लिख दिया है। तो इन सभी के बाद जो है काउंटेबल नाउन जो है वो सदा प्लूरल आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम की जगह मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स होगा। तो पांचवें के चौथे में एरर है, चौथे भाग में एरर है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम जो है एक काउंटेबल नाउन है और उसको हमें प्लूरल बनाना होगा। ठीक है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसमें मोस्ट ऑफ, सम ऑफ और ऑल ऑफ भी दे रखा है। लास्ट सेकंड लाइन में देखिए तो मोस्ट ऑफ, सम ऑफ और ऑल ऑफ भी दे रखा है। अगर इन तीनों फ्रेजेस के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन आए, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ और ऑल ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं बनते और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, फिर सिंगुलर आएगी। लेकिन हमारा टॉपिक नाउन है इसलिए हम वर्ब पर फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आपने मेरी स्लाइड्स पढ़ी होंगी तो उसमें सब कुछ अलग अलग दे रखा है, अलग अलग रूल्स में अलग अलग तरीके से समझा रखा है, किसके साथ प्लूरल नाउन आएगा, किसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, किसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा, किसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ये सब स्लाइड्स में है, आप वहां पे पढ़ लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। लेकिन यहाँ पर मैंने काउंटेबल नाउन को कंसीडर किया है इसलिए मैंने ये सारी रेंज लिख दी, और इन सभी रेंजेस के बाद काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल आते हैं। ठीक है, अब हम छठा देखते हैं, देयर अर्निंग्स आर सच डेट दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड मीट। तो बोथ, मेक बोथ एंड एंड्स मीट का मतलब होता है उतना पैर पसारिए जितनी चादर होए। ठीक है, इस तरीके से। तो जितना जितना आपका है उसी में निर्वाह करना, जो भी आपके पास एसेट्स हैं उसी में निर्वाह करना, या जो भी आपकी आय इनकम है उसी में निर्वाह करना ही बोथ एंड्स मीट कहलाता है। मेक बोथ एंड्स मीट, एंड्स मीट यानी एंड को आपको ऐसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये बात समझ में, तो ये एक ईडियम है और इसलिए यहाँ बोथ एंड नहीं आएगा, बोथ एंड्स आएगा। तो मेक बोथ एंड्स मीट, इसी का मतलब होता है अपनी आय के भीतर किसी प्रकार निर्वाह करना, या जितनी चादर होए उतना पैर पसारी है। ठीक है, सातवां देखते हैं, वी होप यू आर फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो बच्चों यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन की स्पेलिंग गलत है, रजिस्ट्रेशन की स्पेलिंग में जी आता है, एस नहीं आता। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की स्पेलिंग आएगी REGISTRATION, जिसका मतलब होता है पंजीकरण। ठीक है, RESIS वाला नहीं आएगा, तो ये एक गलत वर्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेलिंग एरर्स का जो स्पॉटिंग एरर्स है वो बैंक में ज़्यादा पूछा जाता है। SSC में भी देखे गए हैं एक आध बार, लेकिन SSC इतना फ्रिक्वेंटली नहीं पूछता है, लेकिन बैंक वाले ये पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए बैंक वाले बच्चे विशेषकर ऐसा ध्यान जरूर रखें और इस बात की भी प्रैक्टिस करते हुए चलें। पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया इज टू टेक केयर ऑफ द पुअर्स प्रॉब्लम लेस्ट दे शुड रिएक्ट वायलेंटली। तो पुअर, सिक, डम्ब, डीफ, इनके पोजेशन अपोस्ट्रोफी एस से नहीं बनते, इनके लिए ऑफ का यूज करना पड़ता है। तो पुअर्स प्रॉब्लम की जगह द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर आएगा। तो प्रॉब्लम वाला दा तो सेकंड भाग में ही दे रखा है। अब देखिए सेकंड पार्ट देखिए, इज टू टेक केयर ऑफ द, तो ये जो दा है वो तो प्रॉब्लम के लिए लग गया। अब पुअर के लिए दा और लगाना पड़ेगा, क्योंकि द पुअर का मतलब ही गरीब लोग बनेंगे। तो एक और भी बात याद रखिएगा, द पुअर का मतलब ही पुअर प्यूपिल होता है। या तो आप पुअर प्यूपिल लिखिए या सिर्फ द पुअर लिखिए, लेकिन आप द पुअर प्यूपिल नहीं लिख सकते। द पुअर प्यूपिल नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि द पुअर के अंदर प्यूपिल पहले से ही मौजूद होता है, क्योंकि ये प्लूरल कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर नहीं। द पुअर का मतलब ही गरीब लोग हैं, गरीब आदमी नहीं, गरीब लोग। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये भी आपके काम की है। आगे बढ़ते हैं, 9 देखते हैं, द स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड गुड मार्क इन द एग्जामिनेशन वर हेल्ड बाय देयर टीचर्स। तो मार्क नहीं होगा, यहाँ मार्क्स होगा। मार्क का मतलब होता है चिन्ह।
जब हम किसी चिन्ह के बारे में बात करते हैं तो मार्क और मार्क्स, तो मार्क मतलब चिन्ह, मार्क्स मतलब कई सारे चिन्ह। लेकिन जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो उसमें मार्क्स ही आता है, वो हमेशा प्लूरल ही फॉर्म में आएगा। तो मार्क्स का मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी की वर्थ वैल्यू बताना। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा भी है मार्क्स मीन्स, आप ये जो नीचे इसका डिस्क्रिप्शन है देखिए, ए जजमेंट एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ पीस ऑफ वर्क डन एट स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो भी आप कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में कुछ करते हैं तो वहां पे आपको एक मार्क्स, एक मूल्यांकन एक मिलता है कि आपकी वर्थ कितनी है, 60%, 70%, 80%, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स आएगा, मूल्यांकन के रूप में मार्क्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आता है। 10th देखते हैं, एवरीबडी स्ट्रेसेस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ वुड सो एज टू सेव एनवायरमेंट एंड वाइल्ड एनिमल्स। अब देखिए, जानवरों को भी बचाना है और एनवायरमेंट को भी बचाना है, तो इसका मतलब यहाँ पर लकड़ी की बात तो नहीं हुई है। वुड का मतलब टिम्बर यानी कि लकड़ी, या जंगल की बात हुई है, तो यहाँ पर वुड्स आएगा। वुड्स का मतलब होता है जंगल। ठीक है, और वुड का मतलब लकड़ी। अगर एक जंगल की बात करेंगे तो ए वुड भी लगा सकती हैं, लेकिन यहाँ तो मतलब जानवरों और एनवायरमेंट की बात है, तो यहाँ कई सारे जंगलों की बात चल रही है, तो ए वुड का मतलब एक जंगल भी होता है, और वुड्स का मतलब जंगल भी होता है, मतलब कई सारे जंगल भी हो सकती है। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। तो मैंने आपको बताया था, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कजिन सिस्टर इज अ स्लैंग। ठीक है, कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर का यूज नहीं होता, खाली कजिन्स आएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्योंकि कजिन में ही कजिन से ही समझ में आ जाता है कि वो आप जो है अपने रियल भाई की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कजिन सिस्टर्स नहीं आएगा, सिर्फ कजिन्स आएगा यहाँ पर। 12वां देखते हैं, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। तो क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरियंस नहीं होता, 12 के दूसरे भाग में गलती है। क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होता है। ठीक है, क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया। देखिए, आपको मैंने लेक्चर नंबर 9 की लास्ट स्लाइड, ठीक है, आप मेरा लेक्चर नंबर 9 देखिएगा, उसकी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था ओएन वाले जो फॉरेन वर्ड्स होते हैं उसको ओएन रिमूव करके ए लगा के प्लूरल बनाती है। ठीक है, तो आप उस स्लाइड को एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको और भी पता चल जाए। उसमें बहुत सारे फॉरेन वर्ड्स के अलग अलग तरीके दे रखे हैं कि कैसे प्लूरल बनते हैं। तो क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरियंस नहीं होता। 13वां देखते हैं, यू शुड नॉट जंप एट फाइनल कंक्लूजन विदाउट ड्यू डेलिबरेशन। देखिए भाई, कंक्लूजन का मतलब ही रिजल्ट होता है, आखिर में निकलने वाला रिजल्ट होता है, तो कंक्लूजन के साथ फाइनल का यूज नहीं होगा। यू कैन नॉट यूज फाइनल विद कंक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल हटा दीजिए, या तो आप ऐसे करिए जंप एट द कंक्लूजन, या जंप एट एनी कंक्लूजन। एनी कंक्लूजन लिख सकते हैं, द कंक्लूजन लिख सकते हैं, लेकिन आप फाइनल कंक्लूजन नहीं लिख सकते। कंक्लूजन के साथ फाइनल का यूज नहीं होता। हियरिंग ऑफ हर हस्बैंड डेथ शी फेंटेड। तो पति मौत नहीं, पति की मौत। तो पति की मौत के लिए यहाँ पर आपको पोजेशन शो करना होगा, तो इसलिए हस्बैंड पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। लिविंग बींग्स पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके पोजेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको अपनी पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। फिर भी अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो वापस जा सकता है, सारे लेक्चर्स खोल सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है। और ये मेरा वादा रहा कि आप जितने पढ़े होंगे या आपने किताबें पढ़ी होंगी, ठीक है, ये कोई मैं भोकाली के लिए नहीं कह रहा हूं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कंटेंट्स देखकर। आप जो मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया है वो कम से कम आधे हिंदुस्तान में इतना मटेरियल कोई भी प्रोवाइड नहीं कराता। बहुत सारी कोचिंग्स में तो 2 दिन और 2 लेक्चर्स में नाउन खत्म हो जाती हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 9 लेक्चर्स बने हुए हैं। ठीक है, जिसमें 10वां लेक्चर आपके स्पॉटिंग एरर्स का भी है। तो आप वीडियोस को मिस मत करिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपको एक बहुत बेहतरीन मटेरियल मिला हुआ है, बहुत बेहतरीन कंटेंट्स आप देख रहे हैं, तो आप उसको अडॉप्ट करिए, उसे समझिए और उसको एग्जीक्यूट करिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है भाई लोगों, आगे चलते हैं, 15वां देखते हैं। ठीक है, आई डू नॉट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडीज एल्स। ठीक है, तो समबडीज एल्स नहीं होगा, समबडी एल्सेज होगा। अगर
इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद एल्स का यूज हुआ हो तो पोजेशन फिर इनडेफिनेट प्रोनाउन की जगह एल्स पर लगता है, ठीक है। तो यहाँ somebody's else नहीं होगा, somebody's else's होगा, somebody else's, यानी कि पोजेशन एल्स पे लगेगा। किसी भी अगर आपके पास इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद अगर एल्स लगा हुआ है तो आप एल्स पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पोजेशन बनाएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्पॉटिंग एरर समझ में आ गए होंगे, मेरी पिछली स्लाइड समझ में आ गई होंगी, मेरे पिछले वीडियो समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल फ्री हैं कुछ भी पूछने के लिए, मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए रेडी हूँ हमेशा, ठीक है। अब ये आखिरी स्लाइड है, ठीक है। अब आपको इसके सॉल्व करना है, ये 6 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा भी क्वेश्चंस नहीं है, आप इनको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। मैं फिर आपको बताऊंगा कि इसमें क्या आपसे गलती हुई है। अगर कोई गलती नहीं हुई है ये तो अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए, प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो फिर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है, आपसे गलती होगी, मैं चेक करूंगा, मैं उसको बताऊंगा, हो सका तो अगला वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट में ही आपको समझा दूंगा। जय भारत, विजय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर प्रोनाउन में जल्दी ही।